कैसे हैं आप सभी। मैं प्रोफेसर जेडी उपाध्याय, फैकल्टी सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी से आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो में, जिसमें मैं आज आपके समक्ष लेकर आया हूं एक टॉपिक जिसका नाम है अरेस्ट ऑफ पर्सन्स, मींस व्यक्तियों की गिरफ्तारी। अब प्रश्न यह आता है कि किसी व्यक्ति को कब गिरफ्तार किया जा सकता है, कौन गिरफ्तार कर सकता है, कौन से ऐसे व्यक्ति होंगे जिनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है, और गिरफ्तारी करने की प्रक्रिया क्या होगी। क्या एक प्राइवेट व्यक्ति भी गिरफ्तार कर सकता है? क्या एक मजिस्ट्रेट को भी यह अधिकार है कि वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले? यदि मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है तो किस मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है? क्या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को यह पावर है या जुडिशियल मजिस्ट्रेट को यह पावर है? तो इन सभी प्रश्नों को डील करने के लिए आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। आइए शुरुआत करते हैं। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि एक कानून है जिसका नाम है दंड प्रक्रिया संहिता 1973, जिसे सीआरपीसी भी कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में सीआरपीसी कुछ उपबंध हैं जो ये बताते हैं कि एक व्यक्ति को पुलिस भी गिरफ्तार कर सकती है, एक व्यक्ति को प्राइवेट व्यक्ति भी गिरफ्तार कर सकता है, मजिस्ट्रेट भी गिरफ्तार कर सकता है। तो देखिए, जब हम सीआरपीसी की बात करेंगे तो सीआरपीसी में क्या है, कुछ धाराएं हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी कौन कर सकता है, तो सबसे पहले है बाय पुलिस, मींस पुलिस द्वारा। दूसरा है बाय प्राइवेट पर्सन, मींस प्राइवेट व्यक्ति द्वारा। तीसरा है बाय मैजिस्ट्रेट, मींस मजिस्ट्रेट द्वारा। अब प्रश्न आता है कि पुलिस किन मामलों में गिरफ्तार कर सकती है। तो इस संदर्भ में आपको जानना चाहिए दो धाराएं। पहली धारा है 41 और दूसरी है 42। और यदि आप ये जानना चाहते हैं कि एक प्राइवेट व्यक्ति कब गिरफ्तार कर सकता है, तो इसके लिए आप पढ़िए 43। और मैजिस्ट्रेट की यदि आप बात करेंगे तो आपको पढ़ना चाहिए 44। और ये सभी जो धाराएं हैं वो आपका सीआरपीसी 1973 की हैं। अब वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे कि पुलिस धारा 41 और 42 में कैसे गिरफ्तार कर सकती है, किन परिस्थितियों में गिरफ्तार कर सकती है, एक प्राइवेट जो व्यक्ति है वो किन परिस्थितियों में गिरफ्तार कर सकता है, किन अपराधों में गिरफ्तार कर सकता है, और इसी के संदर्भ में जो मजिस्ट्रेट हैं वो कौन से मजिस्ट्रेट होंगे और किन मामलों में गिरफ्तार कर सकते हैं, उनको अधिकार होगा, उनको शक्ति होगी इस संहिता के अधीन। तो देखिए, धारा 41 जो है सीआरपीसी की, वो ये कहती है कि पुलिस कब वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। मीन्स टू से व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, अर्थात पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है। तो सेक्शन जो 41 है
वो ये बताता है सीआरपीसी का कि जो पुलिस है वो आपको वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। तो धारा 41 में कुछ ऐसे प्रावधान निहित हैं जहां पर पुलिस अधिकारी को यह शक्ति है कि वो मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और मजिस्ट्रेट के वारंट के बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। प्रश्न आता है वो परिस्थितियां कौन सी हैं, तो मैं बता देना चाहता हूं सेक्शन 41 के अंदर यह लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने पुलिस की प्रेजेंस में, पुलिस की उपस्थिति में कोई ऐसा अपराध किया है जो संज्ञेय प्रकृति का है, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी उसको मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना और वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति रखता है। अब मित्रों, सबसे बड़ी बात यह आती है कि कैसे पहचाना जाएगा कि कोई अपराध कॉग्निजेबल अर्थात संज्ञेय है कि नहीं है। तो देखिए सीआरपीसी के अंदर क्या है, एक सेक्शन है सेक्शन 2C। सेक्शन 2C में ही यह लिखा हुआ है कि संज्ञेय अपराध अर्थात कॉग्निजेबल ऑफेंस एक ऐसा ऑफेंस है जिसमें पुलिस अधिकारी को सीआरपीसी की शेड्यूल फर्स्ट मींस अनुसूची प्रथम के अनुसार किसी भी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यदि हम कॉग्निजेबल ऑफेंस को जानना चाहते हैं, हमें सीआरपीसी की जो धारा 2C है वो हमें शेड्यूल फर्स्ट तक ले जाती है। तो शेड्यूल फर्स्ट जब आप पढ़ोगे तो वहां पर बताया हुआ है अपराधों का वर्गीकरण मींस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस, और वहां शेड्यूल फर्स्ट के दो भाग हैं। पहले भाग में आईपीसी के जो अपराध हैं उनका वर्गीकरण किया गया है, और जो दूसरा भाग है उसमें आईपीसी के अलावा जो अन्य विधियां हैं उनका वर्गीकरण किया हुआ है। तो जब आप प्रथम भाग को पढ़ेंगे तो वहां बताया हुआ है कि आईपीसी का कौन सा अपराध संज्ञेय प्रकृति का होगा। कहने का तात्पर्य यह हो गया कि शेड्यूल फर्स्ट से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो कौन सा अपराध है जो संज्ञेय प्रकृति का है। ठीक उसी तरह जो दूसरा भाग है सीआरपीसी का मींस अनुसूची प्रथम का, उसमें भी जो विशिष्ट कानून है उसमें कौन सा अपराध संज्ञेय प्रकृति का है लिखा हुआ है। तो वहां से यह आइडेंटिफिकेशन मिल सकती है, पहचान मिल सकती है कि वो अपराध संज्ञेय है। तो यदि पुलिस की उपस्थिति में वो अपराध किया गया है, पुलिस ऑफिसर की उपस्थिति में वो अपराध किया है, तो पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगा। दूसरी बात, मान लीजिए पुलिस के समक्ष और उसकी उपस्थिति में किसी व्यक्ति ने कोई संज्ञेय अपराध नहीं किया, परंतु एक रीजनेबल कंप्लेंट फाइल की गई है किसी के अगेंस्ट मींस उचित परिवाद किया गया है, या किसी व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस अधिकारी को सूचना प्राप्त हुई है, युक्त सूचना प्राप्त हुई है कि उसने एक ऐसा अपराध किया है जिसका कारावास 7 वर्ष से कम है या 7 वर्ष से अधिक है, चाहे ऐसा कारावास जुर्माना सहित हो या जुर्माना रहित हो, और पुलिस अधिकारी को यह संतुष्टि है, उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि यदि जिस व्यक्ति के बारे में वो सूचना मिली है या जिस व्यक्ति के विरुद्ध वो युक्त परिवाद किया गया है, यदि इसे गिरफ्तार नहीं किया गया तो ये कोई अन्य अपराध कर देगा। तो अन्य अपराध को रोकने के लिए पुलिस अधिकारी उसको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। दूसरी बात, या पुलिस अधिकारी को यह संतुष्टि है हां उसने ऐसा अपराध किया है तो गिरफ्तार कर सकता है, या पुलिस अधिकारी को यह संतुष्टि है या विश्वास करने का कारण है कि ऐसा व्यक्ति उचित इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देगा। तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए, उचित अन्वेषण के लिए उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना आवश्यक है, तो वो गिरफ्तार कर सकता है। या पुलिस अधिकारी को यह संतुष्टि मिल जाती है या विश्वास करने का कारण है उसके पास कि यदि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया तो ऐसा व्यक्ति जो उस केस से संबंधित जो तथ्य हैं, जो साक्ष्य हैं, उनको नष्ट कर देगा मींस डिसअपियर कर देगा। तो ऐसी स्थिति में उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है, या टैंपर कर देगा। तो अगर पुलिस अधिकारी को यह महसूस हो जाता है या यह विश्वास करने का कारण है कि यह साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकता है, नष्ट कर सकता है, तो बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है।
और एक बात और है, वो ये है कि अगर पुलिस अधिकारी को इस बात की भी संतुष्टि है कि ऐसा व्यक्ति उन व्यक्तियों को जो इस केस से संबंधित किसी तथ्य के बारे में परिचित हैं उनको धमकी दे सकता है, मींस थ्रेट दे सकता है, इंड्यूस करा सकता है या कर सकता है, मींस उत्प्रेरित कर सकता है, या उनसे कोई प्रॉमिस या वचन ले सकता है, तो ऐसी स्थिति में उसको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। और अगर पुलिस अधिकारी ने उसे गिरफ्तार किया है इनमें से किसी भी आधार पर या किसी भी युक्तियुक्त संदेह के आधार पर, तो पुलिस अधिकारी को उन कारणों को लेखबद्ध करना होगा कि किन कारणों के आधार पर इसको गिरफ्तार किया गया है, और यदि गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो भी उन कारणों को लेखबद्ध करना पड़ेगा कि क्यों और किस कारण से उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त धारा 41 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने एक ऐसा अपराध किया है जिसका कारावास 7 वर्ष से ऊपर है और पुलिस अधिकारी को इस बात का विश्वास करने का कारण है कि उसी व्यक्ति ने वो अपराध किया है, तो मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना उसकी गिरफ्तारी की जा सकती है। आगे धारा 41 ये कहती है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को हिंदी में कहते हैं उद्घोषित अपराधी, एक ऐसा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर मींस उद्घोषित अपराधी जिसको सीआरपीसी के अधीन उद्घोषित किया गया है या राज्य सरकार ने उसको उद्घोषित कर दिया है। आपने देखा ही होगा लिखा रहता है जगह जगह वांटेड, मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर सकता है। आगे अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिस पर युक्तियुक्त संदेह है या जिसके पास से कोई स्टोलन प्रॉपर्टी बरामद होती है, स्टोलन प्रॉपर्टी रिकवर होती है, मींस चोरी की संपत्ति प्राप्त की जाती है किसी व्यक्ति के पास से, तो उस व्यक्ति को भी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना और वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक उसी तरह आगे लिखा हुआ है धारा 41 के अंदर ही कि यदि कोई पुलिस अधिकारी ऐसा है जिसको कोई बाधा पहुंचाता है उसके पदीय कर्तव्यों को मींस निर्वहन करने में, जब पुलिस ऑफिसर अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में यदि आपने उसको बाधा पहुंचाई है, ऑब्स्ट्रक्ट किया है, तो पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार कर सकता है। या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आर्मर्ड फोर्सेस हैं उनका डेजर्टर है, भगौड़ा है, भाग आया है वहां से, तो पुलिस अधिकारी को यह पावर होगी कि वो उसको गिरफ्तार कर ले मजिस्ट्रेट के आदेश के और वारंट के बिना। या एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, या कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने भारत से बाहर कोई अपराध किया है, ठीक है, और यदि वो भारत में ऐसा अपराध करता तो भारतीय कानून के हिसाब से उसको दंडित किया जाता। मैं बात कर रहा हूं एक्स्ट्रा एडिशन की, प्रत्यर्पण की। तो प्रत्यर्पण में मित्रों क्या होता है कि अगर दो देश ऐसे हैं जिनके बीच में एक संधि है, ट्रीटी है कि भाई अगर हमारे भारत का कोई नागरिक उस स्थान पर जाकर कोई अपराध करे तो आप क्या करेंगे, आप उसको वापस कर देंगे, वो एक्स्ट्रा एडिशन है, प्रत्यर्पण है। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति ने उस देश में या उस क्षेत्र में जाकर अपराध किया है जो भारतीय क्षेत्र से बाहर है, तो इंडिया में मींस भारत में उस व्यक्ति को जहां भी वो मिल जाएगा वहां उसे पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको परिवीक्षा पर छोड़ा गया है, एक सेक्शन है सीआरपीसी में, सेक्शन 356 धारा 356 की सब सेक्शन 5, तो उसमें यह प्रोविजन लिखा हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रोबेशन पर छोड़ा गया है, तो प्रोबेशन मींस परिवीक्षा, और परिवीक्षा की कुछ शर्तें होती हैं, तो यदि उस व्यक्ति ने उन शर्तों का उल्लंघन कर दिया है तो पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को उन शर्तों के उल्लंघन करने पर बिना वारंट के और बिना मजिस्ट्रेट के आदेश से गिरफ्तार कर सकता है। और एक अंतिम बात वो ये है कि अगर कोई एक ऐसा पुलिस अधिकारी है जिसको किसी अन्य पुलिस अधिकारी ने रिक्वेस्ट किया है कि भाई आपके परिक्षेत्र में एक व्यक्ति है जिसे मुझे गिरफ्तार करना है तो आप मेरी मदद कीजिए, आप उसे गिरफ्तार कीजिए, तो ऐसे पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वो उसे अरेस्ट कर ले, और अरेस्ट करने के बाद
जिस पुलिस अधिकारी ने उसको सूचित किया है या रिक्वेस्ट की है उसको डिलीवर्ड कर दे, मींस उसकी कस्टडी में उसको दे दे। तो ये है धारा 41 के कुछ आधार जहां पर एक पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। जब हम धारा 41 के क्लॉज 2 को पढ़ेंगे तो वहां ये लिखा हुआ है कि जो धारा 42 है उसके उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई ऐसा मामला जो कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मींस असंज्ञेय अपराध है, तो ऐसे मामले में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मैं यहीं पर बता देना चाहता हूं, असंज्ञेय अपराध एक ऐसा अपराध होता है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एक ऐसा ऑफेंस होता है जिसमें पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति को बिना वारंट के मींस गिरफ्तार करने की शक्ति नहीं होती है। मींस टू से कि उस व्यक्ति को अगर गिरफ्तार करना है जिस पर एलिगेशन है एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के, असंज्ञेय अपराध कारित करने के, तो मजिस्ट्रेट के आदेश से ही आप उसे गिरफ्तार कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। उसके बाद अगर हम देखें धारा 42 को, तो धारा 41 में इन आधारों पर पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन धारा 42 में एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, वो ये है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी ऐसा है जो डिमांड करता है किसी व्यक्ति से जिसने एक ऐसा अपराध किया है जो नॉन कॉग्निजेबल है, मींस जहां पर पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार करने की शक्ति नहीं है वारंट के बिना, मींस गिरफ्तार यदि कर पाएगा तो पहले वारंट की नीड होगी। तो ऐसी स्थिति में अगर पुलिस अधिकारी डिमांड करता है उस व्यक्ति से कि भी आप अपना नाम और पता बताइए, और ऐसा व्यक्ति अपना नाम और पता बताने में मींस रिफ्यूज कर देता है, मना कर देता है, तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 42 के आधार पर वो पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी गिरफ्तार कर लेगा और तब तक उसको अपनी कस्टडी में रखेगा जब तक उसका नाम पता सही से पता ना चल जाए। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अगर किसी व्यक्ति ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है और पुलिस अधिकारी ने डिमांड किया कि भी आप अपना नाम पता बताइए, और ऐसा व्यक्ति यदि अपना नाम पता नहीं बताता है, तब भी पुलिस अधिकारी को शक्ति है कि उस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में उसको गिरफ्तार कर ले। और यदि बताता है लेकिन मिथ्या बताता है, गलत बताता है, तब भी पुलिस अधिकारी उसको गिरफ्तार कर लेगा, तब तक जब तक उसका सही नाम और पता सही से पता ना चल जाए। और यदि पता चल जाता है तो उसको छोड़ा जा सकता है। लेकिन वहां पर एक नियम और भी है कि ऐसे व्यक्तियों को उचित बंद पत्र के आधार पर, मींस एक रीजनेबल बॉन्ड वो साइन करेगा कि जब भी उसको बुलाया जाएगा वो पुलिस अधिकारी के समक्ष या मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता रहेगा। और ऐसी स्थिति में चाहें तो श्योरिटी भी उससे ली जा सकती है, जिसे हिंदी में प्रतिभू कहते हैं, ठीक है, और नहीं भी ली जा सकती है, यह उस आदेश के ऊपर निर्भर करता है। अब प्रश्न यह आता है कि अगर उसको गिरफ्तार कर लिया आपने और समय निकल गया, मींस 24 घंटे से ज्यादा हो गए, देन उस पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि जो निकटतम मजिस्ट्रेट है, जिसको ज्यूरिडिक्शन है, मींस क्षेत्राधिकार है उस मामले का ट्रायल करने का, तो उस मजिस्ट्रेट के पास उस व्यक्ति को ले जाया जाएगा और तब आएगी प्रक्रिया उस मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार की जाएगी। अब प्रश्न आता है कि यहां तो हम समझ गए कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं जहां पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। तो धारा 41 में पढ़ा कि पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है, और धारा 42 में पढ़ा कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अगर उसने डिमांड किया है, मींस आपसे मांग की है कि आप अपना नाम पता बताइए, और वो व्यक्ति जिस पर इस बात का एलिगेशन है कि उसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, असंज्ञेय अपराध कारित किया है, सही नाम और पता नहीं बताता है, तो उस मामले में भी गिरफ्तार किया जा सकता है। प्रश्न आता है कि क्या एक प्राइवेट व्यक्ति भी किसी को गिरफ्तार कर सकता है, प्राइवेट पर्सन? तो सेक्शन 43 प्राइवेट पर्सन के बारे में बात करता है और वो ये कहता है कि एक प्राइवेट व्यक्ति भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। प्रश्न आता है किस व्यक्ति को? तो धारा 43 में यह प्रावधान है कि यदि उस प्राइवेट व्यक्ति की उपस्थिति में
किसी ने कॉग्निजेबल या नॉन बेलेबल ऑफेंस कर दिया, तो ऐसी स्थिति में वो प्राइवेट व्यक्ति उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिसने ऐसा अपराध कारित किया है। परंतु यहां पर विधि जो है ना, जो लॉ है, वो उस प्राइवेट व्यक्ति के ऊपर एक कर्तव्य अधिरोपित करती है, और वो कर्तव्य यह है कि जैसे ही वो प्राइवेट व्यक्ति उस व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा जिसने वो अपराध कारित किया है, उसको निकटतम पुलिस स्टेशन में उस व्यक्ति को ले जाना पड़ेगा बिना किसी विलंब के। उसे डिले नहीं करना, जैसे ही गिरफ्तार किया तुरंत उसको ले जाना पड़ेगा। और जैसे ही वो निकटतम पुलिस स्टेशन में उस व्यक्ति को ले जाएगा, तो पुलिस जो अधिकारी होगा वहां, वो ये देखेगा कि कहीं ऐसा व्यक्ति धारा 41 में दी गई जो कंडीशंस हैं उनमें से तो नहीं आता, कहीं ये आर्मर्ड फोर्सेस का भगोड़ा तो नहीं है, उद्घोषित अपराधी तो नहीं है, इसके पास स्टोलन प्रॉपर्टी तो नहीं है, चोरी का सामान तो नहीं है। तो यदि ऐसा है तो पुलिस अधिकारी उसको पुनः गिरफ्तार कर लेगा। ठीक है। और दूसरी बात, यदि उससे नाम और पता पूछा जाता है और वो नहीं बताता है, तो धारा 42 में जो मैंने आपको बताया, ठीक है, वो सारी प्रक्रिया पुलिस अधिकारी वहां पर यूज कर सकता है, उसका प्रयोग कर सकता है एज पर सेक्शन 42। इसके बाद प्रश्न यह आता है कि क्या मैजिस्ट्रेट भी किसी को गिरफ्तार कर सकता है? मैजिस्ट्रेट अगर गिरफ्तार कर सकता है तो कौन सा मैजिस्ट्रेट गिरफ्तार कर सकता है? एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल? क्या कार्यपालक मजिस्ट्रेट गिरफ्तार कर सकता है या न्यायिक मजिस्ट्रेट गिरफ्तार कर सकता है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि धारा 44 जो है सीआरपीसी की, वो ये प्रावधान करती है कि चाहे मजिस्ट्रेट हो एग्जीक्यूटिव मींस कार्यपालक, और चाहे हो न्यायिक, इन दोनों ही मजिस्ट्रेट को यह पावर दी है कि आप किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हो। प्रश्न आता है किन अपराधों में, प्रश्न आता है किस विशेष स्थान पर। तो धारा 44 के हिसाब से न्यायिक मजिस्ट्रेट और जो आपका कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, अब न्यायिक मजिस्ट्रेट में आप देखते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट आते हैं, और कार्यपालक में एग्जीक्यूटिव जैसे डीएम, एसडीएम, एडीएम आदि, और यहां जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, स्पेशल मजिस्ट्रेट, एसीजीएम, सीजीएम, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो कोई भी केस हो, दोनों ही स्थितियों में कार्यपालक और न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं, उस व्यक्ति को जिसने कोई अपराध किया है, चाहे वो कॉग्निजेबल है, चाहे वो नॉन कॉग्निजेबल है, चाहे वो बेलेबल है, चाहे नॉन बेलेबल है। परंतु शर्त यह है कि ऐसा अपराध ऐसे मजिस्ट्रेट की लोकल ज्यूरिसडिक्शन में मींस उस स्थानीय अधिकारिता में होना चाहिए जहां पर इनको नियुक्त किया गया है। इस सीआरपीसी के हिसाब से या इसके अनुसार अपनी पावर्स को यूज करने के लिए या उनमें से किसी भी शक्ति का प्रयोग करने के लिए। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, यदि स्थानीय अधिकारिता है ऐसे मजिस्ट्रेट की और उस स्थानीय अधिकारिता के भीतर कोई भी अपराध हो रहा है, मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में, चाहे वो कार्यपालक है चाहे वो न्यायिक मजिस्ट्रेट है, वो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। या क्लॉज 2 भी ये कहता है इस पर्टिकुलर सेक्शन का कि वो अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी को भी आदेश दे सकता है कि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि धारा 41 में और 42 में पुलिस को शक्ति है, धारा 43 में प्राइवेट व्यक्ति को भी ये शक्ति है कि वो किसी को गिरफ्तार कर ले, और धारा 44 के अंदर जो मैजिस्ट्रेट हैं उनको भी ये शक्ति दे दी गई है कि वो भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। पर प्रश्न आता है कि गिरफ्तार करने की प्रक्रिया कहां है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। गिरफ्तार करने की प्रक्रिया के यदि बारे में बात करेंगे तो वो प्रक्रिया लिखी हुई है आपका सेक्शन 46 के अंदर, और वहां यह प्रावधान लिखा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना है और पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहा है, तो वस्तुतः पुलिस अधिकारी क्या करेगा, ऐसे व्यक्ति के शरीर को छुएगा।
और उसे अपनी अभिरक्षा में ले लेगा। जैसे आपने देखा होगा फिल्मों के अंदर जहां कहा जाता है यू आर अंडर अरेस्ट, मींस आपको गिरफ्तार किया जाता है। तो पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को वस्तुतः छुएगा और अपनी अभिरक्षा में ले लेगा। परंतु यदि गिरफ्तार किए जाने वाली कोई महिला है तो ऐसा पुलिस अधिकारी उस महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि किसी भी महिला अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए केवल महिला पुलिस अधिकारी को ही अधिकृत किया गया है, अर्थात एक महिला पुलिस अधिकारी ही उस महिला अभियुक्त को, जिसके ऊपर एलिगेशन है कि उसने कोई अपराध कारित किया है, उसको गिरफ्तार करने की शक्ति रखती है। और एक बहुत अच्छी बात है धारा 46 के अंदर, वो ये है कि सूर्यास्त के पश्चात, ठीक है, और सूर्योदय से पहले किसी भी महिला को कोई भी पुलिस अधिकारी गिरफ्तार नहीं करेगा। परंतु एक महिला पुलिस अधिकारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जिसको पावर होती है 3 वर्ष तक का पनिशमेंट देने की, है ना, जिनकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर वो महिला है या जहां अपराध कारित किया है, तो वो महिला पुलिस अधिकारी ऐसे मजिस्ट्रेट से आदेश लेने के पश्चात रात में भी, अर्थात सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पहले यदि गिरफ्तारी आवश्यक है तो लिखित आदेश से गिरफ्तार कर सकती है, अन्यथा नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जनरली सब लोग जानते हैं कि एक जो महिला अभियुक्त है उसको सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। परंतु कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी हैं, मान लिया उसकी गिरफ्तारी अत्यंत आवश्यक है, तो प्रोसीजर दिया हुआ है धारा 46 के अंदर कि महिला जो पुलिस अधिकारी है वो न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की परमिशन लेकर, आदेश लेकर ऐसी महिला अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकती है, सूर्यास्त के बाद भी और सूर्योदय से पहले भी। अब प्रश्न यह आता है कि वो कौन व्यक्ति हैं जिनको सीआरपीसी ने संरक्षण दिया हुआ है कि भाई उनको हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। तो जब हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्टिंग, यानी किस व्यक्ति को संरक्षण है कि उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तो इसके लिए एक सेक्शन है 45। तो सेक्शन 45 के अंदर यह प्रावधान किया है कि अगर आर्मर्ड फोर्सेस का कोई मेंबर है, मींस जो सैनिक हैं, चाहे वो वायु सैनिक हो, नौ सैनिक हो या थल सेना के जवान हो या इनको सपोर्ट करने वाली जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके जवान हो, अगर उन्होंने अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कोई कार्य कर दिया है तो ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा बिना केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के। तो कहने का मतलब यह हुआ कि आर्मर्ड फोर्सेस के जो मेंबर हैं उनको सेक्शन 45 के अंदर प्रोटेक्शन दे दी, संरक्षित कर दिया। तो ये कुछ बातें हैं जो अरेस्ट से संबंधित हैं। परंतु अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय, जिनके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी अर्थात अरेस्ट से संबंधित कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स मींस मार्गदर्शक सिद्धांत दिए हैं। जैसे एक केस है आपका जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इस केस के अंदर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को ये डायरेक्शंस दिए कि भाई अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना है तो आप कैसे उन्हें गिरफ्तार करेंगे, मार्गदर्शक सिद्धांत क्या होने चाहिए। तो इस केस के माध्यम से बताया गया कि भाई अगर आप एक पुलिस अधिकारी हैं, किसी को गिरफ्तार करने जा रहे हैं, तो आप अपनी पहचान का स्पष्ट चिन्ह धारण कीजिए,
जिसको सामान्यतः नेम प्लेट कहा जाता है। तो पुलिस अधिकारी क्या है, बैच धारण करते हैं जिससे सिद्ध होता है कि उनका पद क्या है। एक नेम प्लेट होती है जिस पर उनका नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखा होता है कि भी उनका नाम क्या है। और एक पियानो नंबर होता है कि किस पर्टिकुलर ईयर में उनका नियुक्ति की गई है, तो एक नंबर उनकी नेम प्लेट के ऊपर लिखा होता है। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर से डायरेक्शन दी गई कि भाई जब भी गिरफ्तार करने जाओ तो आपकी पहचान स्पष्ट हो सके, तो ऐसे चिन्ह आप धारण कीजिए। ठीक। दूसरी बात, किसी व्यक्ति को यदि आप गिरफ्तार कर रहे हो तो गिरफ्तारी करने का कारण बताइए, आपको उसको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है। या गिरफ्तारी करते समय प्रारूप तैयार कीजिए, जिसको हम मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट कहते हैं। MOA, मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट मींस गिरफ्तारी का प्रारूप क्या है। तो उस गिरफ्तारी के प्रारूप में क्या लिखा जाएगा कि किसी व्यक्ति को कहां से गिरफ्तार किया गया, वो क्षेत्र कौन सा है। तो दूसरा, किन व्यक्तियों के सामने गिरफ्तार किया गया, उनके हस्ताक्षर भी कराइए। ठीक है। और फिर जिस व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर रहे हो उसके भी प्रति हस्ताक्षर कराइए आप उस मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट पर, मींस गिरफ्तारी के प्रारूप पर। उसके बाद यदि वह व्यक्ति चाहता है कि उसकी गिरफ्तारी की सूचना किसी अन्य व्यक्ति को दी जाए, तो ऐसे व्यक्ति के कहने पर जो भी डायरेक्ट किए गए हैं उनको आप सूचित कीजिए कि ऐसे व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है। जमानत के आधार आप बताइए। तो बहुत सारे मार्गदर्शक सिद्धांत इस केस के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिए। उसके पश्चात एक और बहुत महत्वपूर्ण केस है जिसका नाम है DK वासु। DK वासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। अब यह इतना महत्वपूर्ण केस है कि इस केस के अंदर जो बातें जोगिंदर कुमार में रह गई थी वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्रेस कर दी, गाइडिंग प्रिंसिपल जारी कर दिए कि कैसे और किन परिस्थितियों में एक पुलिस अधिकारी को या संबंधित पुलिस को गिरफ्तार करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और यह इतना महत्वपूर्ण केस है कि एक लंबे समय तक जो भी पुलिस थाने हैं, चौकियां हैं या पुलिस के कार्यालय हैं, वहां पर एक पट पर आवश्यक सूचना शीर्षक के अंतर्गत उन बातों को लिखा जाता था कि गिरफ्तार जो व्यक्ति किया गया है उसके क्या अधिकार होंगे। ठीक है। पुलिस अधिकारी के क्या कर्तव्य होंगे, वो सारी बातें उस सूचना पट पर या आवश्यक सूचना पट पर लिखी होती थी और आज भी आपको लिखी हुई मिलेंगी। जब भी आप किसी पुलिस कार्यालय का, पुलिस थाने का विजिट करेंगे, जाएंगे, तो वहां पाएंगे कि एक सूचना पट लगा हुआ है, वहां आवश्यक सूचनाएं हैं, गिरफ्तारी से संबंधित कुछ सूचना पट लगे हुए हैं, तो वहां पर ये सारी बातें वहां लिखी हुई होंगी। इवन इसमें यह भी कहा था कि अगर कोई पुलिस अधिकारी है जो किसी को गिरफ्तार कर रहा है, तो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम उस पट पर होना चाहिए और जिस बहादुर पुलिस अधिकारी ने उसको गिरफ्तार किया है उसका नाम भी उसके सामने अंकित होना चाहिए कि किस अभियुक्त को किस संबंधित पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तार किया। इसके अलावा जब ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स जारी कर दिए गए तो उसके बाद हमारी विधायिका ने, मींस लेजिस्लेचर ने, जिसको हम यहां पर पार्लियामेंट के संदर्भ में समझेंगे, संसद के संदर्भ में समझेंगे, उन्होंने 2009 में सीआरपीसी के अंदर एक अमेंडमेंट कर लिया और सीआरपीसी की जो सेक्शन है 41, इसमें सेक्शन 41A, 41B, 41C और 41D, इन 4 धाराओं को जोड़ दिया। जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में या DK वासु वर्सेस वेस्ट बंगाल का जो केस है उसमें जो मार्गदर्शक सिद्धांत थे उनको आधार बनाते हुए उन नियमों को अधिनियमित कर दिया गया, इनैक्ट कर दिया गया। धारा 41A यह प्रावधान करती है कि अगर कोई ऐसा अपराध है
ठीक है, जिसमें पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है और कारणों को लिखा है कि भाई इस व्यक्ति को हम गिरफ्तार इसलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज ये इन्वेस्टिगेशन में सहयोग दे रहा है, जो एविडेंसेस हैं उनको टैंपर नहीं करेगा ये, या किसी भी गवाह को या उस व्यक्ति को जो कि साक्षी है या उस व्यक्ति को जो इन तथ्यों से परिचित है इंड्यूस नहीं करेगा, उकसाएगा नहीं, धमकी नहीं देगा, कोई वादा वचन नहीं करा लेगा। तो 41A के अंदर यह प्रावधान किया गया कि अगर धारा 41 में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है तो 41A के अंतर्गत एक संबंधित जो पुलिस अधिकारी है जो उस मामले का अन्वेषण कर रहा है वो ऐसे अभियुक्त को एक नोटिस देगा और ऐसा नोटिस इशू करने के बाद, जारी करने के बाद, जिस व्यक्ति के पक्ष में या जिस व्यक्ति के विरुद्ध वो जारी किया गया है उस व्यक्ति का यह विधिक कर्तव्य होगा कि वो उस नोटिस में लिखी हुई जो बातें हैं ना उनका पालन करे। अब यहां पर दो बातें होंगी, या तो वो व्यक्ति पालन करेगा या नहीं करेगा। तो यदि ऐसा व्यक्ति पालन करता है देयर इज नो प्रॉब्लम, और यदि ऐसा व्यक्ति उन नोटिस में दी गई जो शर्तें हैं या जो नियम हैं उनका पालन नहीं करता है तो ऐसा संबंधित पुलिस अधिकारी जो सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय है उससे आदेश लेकर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। तो यह संदर्भ हुआ धारा 41A का। और 41A को अमेंड करने का आधार कहां से आया? जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य से या DK वासु बनाम वेस्ट बंगाल का जो केस है वहां से। उसके बाद 41B की जब आप बात करेंगे तो यहां लिखा हुआ है गिरफ्तारी की प्रक्रिया क्या होगी, किसी व्यक्ति को हम कैसे गिरफ्तार करेंगे। तो जो मार्गदर्शक सिद्धांत इन उपरोक्त निर्णीत वादों में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, तो यहां पर वो नियम प्रावधानित कर दिए गए और यह बता दिया गया कि यदि कोई पुलिस अधिकारी है जो किसी को गिरफ्तार कर रहा है तो उसका यह विधिक कर्तव्य होगा कि वो मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बनाए, मींस गिरफ्तारी का प्रारूप तैयार करे, उस व्यक्ति को कहां से गिरफ्तार किया गया है उस स्थान को बताए, किस व्यक्ति के समक्ष गिरफ्तार किया गया है उसको बताए, और कम से कम एक साक्षी से, एक विटनेस से उसको रेटिफाई कराए, मींस उस पर हस्ताक्षर कराए कि हां भाई उसकी उपस्थिति में यह व्यक्ति गिरफ्तार किया गया, और बाद में जो अभियुक्त है उससे भी प्रति हस्ताक्षर करा लिए जाए। ऐसा करने के बाद पुलिस अधिकारी का यह भी कर्तव्य है धारा 41B में कि वो अभियुक्त को बताए कि भाई तुम्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ऐसा अभियुक्त यदि किसी व्यक्ति को नामित करता है, नॉमिनेट करता है कि भैया इसकी सूचना ना उस व्यक्ति तक पहुंचा दी जाए, तो संबंधित जो पुलिस अधिकारी है उसका यह कर्तव्य होगा कि अभियुक्त के द्वारा नामित किए गए व्यक्ति को वो सूचना पहुंचा दी जाए कि ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर धारा 41C की आप बात करेंगे तो धारा 41C के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जिलों में नियंत्रण कक्ष होंगे, मींस हर जिले में और राज्य स्तर पर नियंत्रण कक्ष होंगे। जिस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया जाता है उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की सूचना, मैं अपार्ट फ्रॉम सेक्शन 41C की भी बात कर देता हूं कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनके पास भी सूचना जाएगी। ठीक है। संबंधित जो पुलिस अधिकारी हैं, जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं जिसके अंतर्गत वो थाना क्षेत्र आता है, जिसको हम SP कह सकते हैं, उनको वो सूचना जाएगी, और जो उस मामले का ट्रायल करेंगे मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उनको वो सूचना जाएगी कि इस व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया है। ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जिले में ही जो थाने होंगे उनमें क्या होगा, सूचना पट होगा और वहां पर लिखा रहेगा स्पष्ट रूप से कि कौन व्यक्ति को किस पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तार किया है। तो गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी का नाम और उस व्यक्ति का जिसको गिरफ्तार किया गया है उस पट पर दर्ज होगा, लिखा रहेगा। ठीक है। तो यह बात है धारा 41C की। आगे हम बात करते हैं धारा 41D के अंदर क्या प्रावधान किया गया। तो 41D के अंदर अभियुक्त को अधिकार दिया गया, क्या अधिकार दिया गया कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको विधिक सहायता का अधिकार होगा, लीगल एड का राइट होगा, और वो उस दौरान जब उसको गिरफ्तार किया गया है अपने पसंद के किसी भी अधिवक्ता से अपनी प्रतिरक्षा करा सकता है। वो जिसको चाहे उससे अपनी प्रतिरक्षा करा सकता है, परंतु
संपूर्ण कार्रवाई के दौरान नहीं, ये धारा 41D का प्रावधान कहता है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि ये कुछ वो धाराएं हैं जिनको उपरोक्त वादों के माध्यम से अधिनियमित किया गया और प्रावधान कर दिया गया, और विधायिका ने माननीय उच्चतम न्यायालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन किया। उसके बाद में एक छोटा सा केस और बता दूं, उस केस का नाम है अर्नेस कुमार बनाम स्टेट ऑफ यूपी। अर्नेस कुमार बनाम स्टेट ऑफ यूपी, 2014 का केस है ये। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ना इस केस के अंदर से या इस केस के माध्यम से एक मार्गदर्शक सिद्धांत को प्रतिपादित कर दिया, और वो सिद्धांत ये था कि जब सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि पुलिस अधिकारी जब अरेस्ट कर रहे हैं तो यहां पर इस केस के माध्यम से कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत दे दिए कोर्ट ने ये कहा, इसे क्लिष्ट में बता देता हूं, वो ये है कि यदि कोई अपराध ऐसा है जिसका कारावास 7 वर्ष से कम है तो पुलिस अधिकारी उस मामले में गिरफ्तारी नहीं करेगा, बल्कि धारा 41A के अंदर दिए गए जो प्रावधान है, जो नोटिस से संबंधित हैं, उनका अनुपालन करेगा। तो यदि कोई व्यक्ति समाज में ऐसा है जिसने 7 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय कोई अपराध कारित किया है, तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस अधिकारी सामान्यतः गिरफ्तार नहीं करेगा, नोटिस देगा। यदि नोटिस का अनुपालन नहीं किया जाता है तो संबंधित सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। प्राइमरी फेस या प्रथम दृष्टया आप उसे गिरफ्तार नहीं करेंगे। तो ये इस केस के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, और यह भी कह दिया कि ये जो मार्गदर्शन सिद्धांत दिए हुए हैं इनका आप कठोरता से पालन करेंगे। और मैं अपने पास से आपको एक बात बता देना चाहता हूं, वो ये है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए जो मार्गदर्शन सिद्धांत हैं इनका पालन करना इस समाज के सभी व्यक्तियों का परम कर्तव्य है। तो चाहे आप एक आम आदमी हैं, चाहे आप एक पुलिस अधिकारी हैं, चाहे आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि एक लोक सेवक हैं, तो अगर ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें आपको ज्ञान है कि भाई ऐसी कोई अपराध कारित किया गया है, तो वहां पर आपको इन पर्टिकुलर मार्गदर्शन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर के माध्यम से अरेस्ट ऑफ पर्सन्स मींस व्यक्तियों की गिरफ्तारी नामक शीर्षक को मैंने आपके समक्ष लेकर आया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरीके की और वीडियोस के लिए आप हमारे इस पर्टिकुलर चैनल पर बने रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।